शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर कश्मीरी पंडितों पर हमले और हत्या को लेकर लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। जम्मू में कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांग ये है कि सरकार इन्हें सुरक्षा दे और घाटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों की सुध ली जाए। पिछले दिनों श्रीनगर के पास सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले श्रीनगर के स्कूल में घुसकर हिंदू शिक्षक को मार दिया गया था। हालांकि एक दिन पहले एलजी राहुल भट्ट के घर पहुंचे थे, लेकिन आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है। लोग सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो राहुल भट्ट की जो हत्या हुई, परिवार भी गम में था और मांग कर रहा था कि बार बार वापसी की बात हो रही है, लेकिन किस आधार पर वो वापस लौटे जब उन्हें सुरक्षा ही नहीं मिल रही है। उसी को लेकर लोग अब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, प्रदर्शन तो दरअसल अब वहां आम सी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा देने की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि सेफ नहीं है वहां पर कश्मीरी पंडित, इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है वहां पर। सुनील, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल नेहा, इस समय जम्मू में अगर आप देखें तो काफी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फोरम द्वारा ये इस समय प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ। जिस प्रकार से अभी हाइब्रिड टेररिज्म का जो ये नया खतरा पनप रहा है कश्मीर में, उसको लेकर सरकार को नई रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। हम यहाँ पर सीधा कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके हिसाब से सरकार को अभी क्या करना चाहिए। जी आप बताइए, जिस प्रकार से लगातार कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं, कल भी हमने देखा कि सैफुल्लाह कादरी जो एक जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी है, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। आपको क्या लगता है सरकार को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कश्मीर मरकजी सरकार को कश्मीर में जो सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको मजबूत करना चाहिए। ये 100% सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं तो कहां से एक पुलिसकर्मी को मार दिया। अगर पुलिसकर्मी को ये मार रहे हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां पे विदाउट सिक्योरिटी नौकरी कर पाएगा। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की बहुत जरूरत है और मैंने बहरहाल कहा, कश्मीरी पंडित को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है। जब तक कश्मीरी पंडित को एम्पावर नहीं करेंगे, ये छकरी जो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आप बताइए। एक तरफ पाकिस्तान का दिल जो है धड़क रहा है यासीन मलिक के लिए, और वहां पर कश्मीर में एक छोटी बच्ची को आतंकवादी गोली मारते हैं, उस पर पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान का दिल 47 से धड़क रहा है, उस दिल धड़क से कुछ नहीं होगा। उनके बच्चे तो हमारे बच्चे नहीं है जी। उनको शर्मसार होना चाहिए। कल जो बच्ची, जो 9 साल की बच्ची है, जिस पर आतंकवादियों ने जो हमला किया और उसको घायल किया और उसके जो फादर को मार दिया गया है, ये निंदनीय घटना है। इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धक्का है। इससे कोई बोलेगा कि मैं ठीक है आप देख सकते हैं। सुनील जी भट्ट बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जाहिर तौर पर लोगों में जमकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यासीन मलिक की सजा पर ऐलान किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान होगा कि आखिरकार यासीन मलिक की सजा क्या है। कुछ देर बाद ये ऐलान संभव है। यासीन मलिक मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दिल्ली में एनआईए स्पेशल कोर्ट सुनाएगा यासीन मलिक को ये सजा। अब से कुछ ही देर बाद टेरर फंडिंग मामले में अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया जाएगा। टेक्सास में हुई इस घटना को लेकर पूरे अमेरिका में मातम है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका के स्कूल में हमलावर का खूनी खेल, छोटे छोटे बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चे बने निशाना, खून से लथपथ दिखे 6 से 7 साल के बच्चे। अमेरिका के छोटे से शांत शहर उवाल्डी के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में अचानक अफरा तफरी मच गई। चौथी क्लास तक के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं। इसी स्कूल में 18 साल का सल्वाडोर रामोस सैमी ऑटोमेटिक बंदूक लेकर घुसा और बच्चों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। कुछ टीचर उसे रोकने आए, लेकिन रामोस के सिर पर खून सवार था। जो भी सामने आया उस पर गोलियां चलती गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई बच्चे गोलियों की जद में आ चुके थे। अभी तक की जांच के मुताबिक हमलावर अकेला ही स्कूल में घुसा था। Shooter was Salvador Romas, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. घायल बच्चों को उवाल्डे के अस्पताल में लाया गया। बदहवास घर वाले स्कूल पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर रामोस ने सबसे पहले अपने घर में दादी पर गोली चलाई, इसके बाद स्कूल की तरफ आया। फिलहाल इस बात का कोई पता नहीं चला है कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया। मासूम बच्चों की मौत से पूरा अमेरिका दहल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस घटना पर शोक जताया है। अमेरिका में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास के गवर्नर के साथ इस घटना को लेकर फोन पर बात की। अमेरिका के स्कूलों में ऐसे हमलों की घटना नई नहीं है। इस घटना के बाद अमेरिकी हथियार नीति को लेकर फिर से सवाल उठ गए हैं। आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर बारामूला से आ रही है, जहां पर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट ढेर हुए। और जानकारी ये भी कि बारामूला फायरिंग में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ चली जहां पर ये जानकारी मिल रही है। श्रीनगर में एक दिन पहले भी पुलिस पर हमला हुआ था। अशरफ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है कि कितने आतंकी और इलाके में हो सकते हैं? हमारा एक जवान भी शहीद हुआ। बिल्कुल, ये अचानक ये मुठभेड़ शुरू हुई है। क्रीरी इलाका जो कि पट्टन बारामूला में आता है, वहां पर सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी आतंकी जो है एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों की टीम, खासतौर से जम्मू कश्मीर की टीम जो है वहां पर इस सूचना मिलने के बाद उस इलाके में जो है पहुंच गई थी। जो ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, वहां पर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के अनुसार 3 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी भी जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है। अभी भी वहां पर जो है पूरे एरिया को घेराबंदी कर दी गई है। वहां पर अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। गोलीबारी रुक गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शायद ये 3 ही आतंकी थे जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है। और फिलहाल पूरे की घेराबंदी कर दी गई है और वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। पुलिस को यह भी जानना होगा कि आखिर ये जो पाकिस्तानी 3 आतंकी थे कहां से आए, कब इन्होंने घुसपैठ की, कहां ये घूमे, कब से ये सक्रिय है, ये सब जांच के बाद सब सामने आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए है, जैसे आपने कहा, कल ही शाम को श्रीनगर के सोहरा इलाके में एक पुलिसकर्मी फैसुल्ला कादरी को गोली मार दी थी आतंकियों ने, जिसमें उसकी जान गई, उसकी बेटी भी घायल हुई थी। उसका इलाज श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा था। तब कल शाम से ही बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ज्ञानवापी विवाद की अब बात करेंगे, जिसमें कानूनी लड़ाई हर दिन तेज हो रही है। अब वाराणसी की सिविल अदालत में एक नया केस दर्ज किया गया है, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। और इस नए केस में 2 टूक अर्जी है। ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद गिराने और मस्जिद परिसर में पूजा पाठ करने की इजाजत देने की। अदालत में आज इस नए केस पर पहली बहस है। पर हक की लड़ाई इतनी तेज और तीखी हो गई है कि अब सीधे सीधे मंदिर बनाने और मस्जिद का हिस्सा गिराने की मांग उठ रही है।
अब तक अर्जी श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना की थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने सीधा दावा ठोका है। अदालत में मंगलवार को दायर अर्जी की 2 बड़ी मांग पर गौर कीजिए। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी जाए। अभी मौजूद मस्जिद का गुंबद ध्वस्त करने का आदेश जारी किया जाए। देखिए, जो पिटीशन फाइल किया गया है वो ज्ञानवापी का मैटर है, तो उसमें जो है भगवान आदि विश्वेश्वर नाथ के समय से, और इसमें स्टेट पार्टी और मुस्लिम पार्टी हैं जो उनके ट्रस्ट वगैरह वक्फ वाले हैं। फिलहाल के लिए कि टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट हमको अलाउ किया जाए कि हम वहाँ वर्शिप करें और कोई हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस हमारे पूजा पाठ में न हो। आप समझ सकते हैं कि नई लड़ाई सीधे सीधे मस्जिद की जगह पर पूजा को लेकर है। हिंदू पक्ष इस अर्जी के जरिए 2 टूक कह रहा है कि मस्जिद में पूजा की इजाजत दी जाए। नया केस वैदिक सनातन संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर किया है। मुकदमा आदि विश्वेश्वर की तरफ से किया गया है। इससे पहले राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने जो केस दाखिल किया था वो ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर था, और आज जिस बात पर सुनवाई होगी वो आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। इससे पहले कल वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की दूसरी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। कोर्ट ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की आपत्तियां पूछी। सोमवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की साक्ष्य की कॉपी देने की मांग की थी। केस की वैधता को लेकर भी हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 26 मई के लिए तय कर दी। जो 7/11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, चाहे उसको 7/11 कहिए, चाहे मेंटेनेबिलिटी कहिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहिए, उसको 26 तारीख को सुना जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, और जो वीडियोग्राफी और सीडी की हमने मांग की थी फोटोग्राफी की, कोर्ट ने कहा उस पर भी हम ऑर्डर पास करेंगे और उसकी भी कॉपी प्रोवाइड। हिंदू पक्ष ने नए केस पर फौरन सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने इसे माना। कल मुकदमा हुआ। आज सुनवाई की तारीख भी मिल गई। सवाल है कि क्या नए केस से इस पूरे विवाद को नया रूप मिलेगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कानूनी लड़ाई की कॉरकेश मथुरा से भी आ रही है, क्योंकि मथुरा में हिंदू पक्ष ने 1968 के समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इस अदालत में चुनौती दी है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 का समझौता अवैध है और जिस संगठन ने उसे माना था वो हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। अब नई अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई है। मथुरा विवाद में नया अध्याय खुल रहा है। नए पन्ने पलटे जा रहे हैं। नई तारीख आई है, नए सवाल सुलगे हैं, तो नई सुनवाई शुरू हो रही है। मथुरा की अदालत में एक बार फिर बहस इन सवालों पर होगी कि क्या ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है? क्या 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता अवैध है? क्या 1968 का समझौता धोखे से किया गया? आपको याद होगा कि 19 मई 2022 यानी बीते गुरुवार को मथुरा की जिला अदालत ने एक बंद मुकदमे को दोबारा सुनवाई का आदेश देते हुए नए सिरे से खोल दिया था। इस मामले में दोबारा सुनवाई का आदेश दिया था। 19 मई को हमने इस केस से जुड़े वकीलों से बात की थी। रिवीजन कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया इस ग्राउंड पे, कहते हुए कि एवरी वर्शिपर हैव राइट टू फाइल सूट विद रिस्पेक्ट टू डीटी प्रॉपर्टी। यानी आपकी जो अब याचिका थी वो सिविल कोर्ट में सुनी जाएगी। और वो याचिका क्या थी? याचिका यही थी कि कोई भी एक्चुअली बेसिकली जो लिटिगेशन था, सोल लिटिगेशन था विद रिस्पेक्ट टू द एनी विच वाज देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज व्हिच वाज 1968 का कॉम्प्रोमाइज, उसको हमने चैलेंज किया कि दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डीटी। यानी आज अदालत ने ये कहा है कि सिविल सूट में 1968 का जो समझौता था उस पर ट्रायल होगा, उसके संबंध में दाव चलेगा। दरअसल मथुरा का मामला अयोध्या और काशी से थोड़ा हटकर है। वो इस तरह कि इस केस में दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचे थे। इस केस की पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1968 में मथुरा केस में कानूनी समझौता हुआ। संपत्ति विवाद में सिविल कोर्ट ने डिक्री दी। 2020 में सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सितंबर से अक्टूबर 2020 के बीच 10 केस दाखिल हुए। सबसे अहम केस रंजना अग्निहोत्री का माना गया। रंजना अग्निहोत्री केस में धोखे से समझौते की दलील दी गई। केस के जरिए विवादित जमीन पर मालिकाना हक मांगा गया। 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने दावा खारिज किया।
सिविल जज ने समझौते को वैध माना। जनवरी 2021 में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई। 19 मई 2022 को जिला अदालत ने दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। अब तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इस मामले में फिर से सुनवाई होनी चाहिए और ईदगाह में धार्मिक कार्यों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। ईदगाह को सील किया जाए, इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि दूसरा पक्ष सबूतों को नष्ट कर सकता है। ये अपनी मनमानी करके सारे का सारा मामला जो तथ्य वहां पर हैं उनको मिटा सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो हमने निवेदन किया कोर्ट के आगे कि छुट्टियों से पहले पहले यहां पर भी कमीशन अपॉइंट करके जो तथ्य हैं सारी जुटाएं। मुस्लिम समाज पूरा ये कोशिश कर रहा है कि जो 1 महीने का समय अभी कोर्ट बंद होगी और कोर्ट ने दिया है, इस 1 महीने के दौरान में उस ढांचे में अनेक तरीके के वो बदलाव कर सकते हैं। जो हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह उनको मिटा सकते हैं, अपने कुछ नए प्रतीक चिन्ह उसमें बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज को 1 दिन का भी समय दिया जाए। तो हमने पुनः कोर्ट से ये निवेदन किया है कि वो तुरंत वहां पर सर्वे कराने का, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराने का आदेश दें। मथुरा केस की सुनवाई में पूजा के अधिकार का भी मसला शामिल है। हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मामला 100 साल से पुराना है, इसलिए वर्शिप एक्ट में भी नहीं आता। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और बात अब कुतुब मीनार विवाद की करेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जो अर्जी लगाई उसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए उन मूर्तियों की पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में हम आपको दिखा रहे हैं 1871-72 में कुतुब मीनार पर तैयार की गई एसआई की ये खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता दिख रहा है। हिंदू बनाम मुस्लिम के बीच पूजा की लड़ाई का एक सिरा इस कुतुब मीनार से भी मिलता है। कुतुब परिसर में पूजा की लड़ाई दिल्ली की अदालत में आगे बढ़ रही है और इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से नई हलचल है। 1871-72 में तैयार की गई एएसआई की ये रिपोर्ट है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में जेडी बैगलर और एसीएल कार्लियल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर यह साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल भी हुआ। मसलन इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ मौजूद सभी खंबे एक ही मंदिर से निकाले गए दिखते हैं और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहाँ मौजूद खंबों पर वैष्णव कलाकृतियाँ, अवतार, अनंत सर्प में नारायण की मूर्तियाँ वगैरह हैं। मस्जिद की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हिंदू निर्माण का हिस्सा हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है वो हिंदू मंदिर का ही प्लेटफॉर्म था। 3 प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर, और मस्जिद जो बना हुआ है कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है। और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुतुब परिसर में देखने पर भी यही पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की सतह की ऊंचाई अलग अलग है। जेडी बैगलर की रिपोर्ट में भी इसकी वजह साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मस्जिद के अंदर की सतह का स्तर कुछ और है, हिंदू निर्माण की सतह का स्तर भर दिया गया ताकि हिंदू अभिलेख छिपाए जा सकें। दक्षिणी गेट के खनन से पता चला है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई। काले स्लेट पत्थर की लक्ष्मी जी की मूर्तियां और मिट्टी के दिए भी मिले हैं। वहां से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है उस इलाके से, वो शुंग कालीन है, मतलब 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी बीसी, हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं। 1872 की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि यहाँ मौजूद मीनार की नींव मंदिर के निर्माण के काफी बाद की लगती है। इसके अलावा कुतुब परिसर के लौह स्तंभ को लेकर भी साफ लिखा गया है कि ये स्तंभ हिंदुओं का है। भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि ये लौह स्तंभ 5वीं सदी का हो सकता है। तेजश्री पुरंदरे और अर्पिता आर्या के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक।
आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ी राहत मिली है। सुबह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। दाम में ये कमी उत्पाद शुल्क घटाने की वजह से हुआ है। महंगाई पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। पेट्रोल डीजल के दाम पर करारी चोट। मोदी सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। गरीबों के लिए रसोई गैस में भी राहत। प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट भी हुआ सस्ता। महंगाई के खिलाफ जंग का ऐलान मोदी सरकार ने शुक्रवार को ही कर दिया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत का ऐलान कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर देश को ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। ये कीमतें शनिवार से लागू हो गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा, लेकिन जब जनता तकलीफ में हो तो सरकार को थोड़ा बोझ तो सहना ही पड़ेगा। 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। 6 महीने के भीतर ये दूसरा मौका था जब जनता की परेशानी देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला लिया। इससे पहले 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। इसे लेकर चिंतित पीएम मोदी ने खुद वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्रियों के सामने ये मुद्दा उठाया था। मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। हालांकि सरकार के राहत वाले कदम के बावजूद विपक्ष को ये रास नहीं आया। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। हम लोग तो पहले से ही बोल रहा था कि केंद्र का मौका है, वो कम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल में एक्साइज, तो वही साबित हुआ। थोड़ा पहले करते तो मुद्रास्फीति ये जगह तक नहीं पहुंचते। विपक्ष ने बेशक सरकार की तारीफ में कोताही बरती, लेकिन तेल की कीमतों को कम करने की सरकारी कोशिशों को दिल्ली से मुंबई तक, लखनऊ से चेन्नई तक आम लोगों की सराहना मिली। 8 रुपए 9 रुपए से कुछ भी नहीं होता ना भाई। अब ऑर्डर्स मानने वालों के लिए मिनिमम 100 रुपए 20-30 रुपए कम हुए तो अच्छा रहता। मिनिमम एक 1 लीटर तो भी 100 रुपीज में आता फिर भी अच्छा हो रहा था। 10-20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं गरीब। बढ़िया है, बट ये कांस्टेंट रहे तब ना। अभी 9 हुआ है, फिर 19 बढ़ा देंगे, फिर 9 कम कर देंगे। बात तो वही आ रही है प्रॉफिट मेकिंग पे, या देखते हैं क्या बनता है उसका।
इसी की वजह से सारी सब चीजें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी अब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फर्क पड़ेगा हम लोगों को। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागतयोग्य कदम है ये सरकार की, और इससे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। बहरहाल केंद्र ने उत्पाद शुल्क घटाकर राज्यों के पाले में गेंद डाल दिया कि वो भी वैट कम कर जनता को और राहत दे। इसका असर भी हुआ। महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों ने वैट घटाकर अपने राज्यों की जनता को और राहत देने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।